अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल अपने चैनल इंग्लिश लर्निंग के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने। जो आज का लेक्चर है ये एक बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे है, टॉपिक पे है, थियरी पे है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लिटरेचर में जा बजा मिलेगा। आपको एक पूरा एक लिटरेचर की जॉनरा जो है वो इसकी बुनियाद पे लिखी हुई मिलेगी। इसका बेसिक जो आप कह लें कि जो इसका जेनेसिस है या जो इसकी जो बेस है वो तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, बट ये अप्लाई होता है ज़्यादातर फिक्शन पे, प्रोज़ पे, प्लेज़ पे भी अप्लाई होता है, इवन पोइट्री पे भी अप्लाई होता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपका आज का ख़ास तौर पे अगर हम लिटरेचर की रीसेंट पास्ट की हिस्ट्री देखें, इन द लास्ट 30 ऑड ईयर्स, 30-40 ईयर्स, तो उस 40 ईयर्स में हमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ नज़र आता है। जैसा कि आपने देखा, टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है पोस्ट कॉलोनियलिज़म। पोस्ट कॉलोनियलिज़म आज हमारी चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी देख लें, मास्टर्स लेवल की देखें, ख़ास तौर पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, यू टॉक अबाउट एमफिल और पीएचडी, तो ये वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जिस पे रिसर्च हो रही है, जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं। तो इसलिए ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसका बैकग्राउंड जानना पहले तो ज़रूरी है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इस एक आप कह लें सब्जेक्ट की बुनियाद पे बहुत सारा जो लिटरेचर लिखा गया है फिर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर बात करें पोस्ट कॉलोनियलिज़म की, तो पोस्ट कॉलोनियलिज़म टर्म में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉलोनियलिज़म के बारे में बता दूं। कॉलोनियलिज़म एक ऐसी टर्म है जो कि हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क फ़लाँ बड़ी ताकत की कॉलोनी रहा है, ये कॉलोनियलिज़म के इफ़ेक्ट्स हैं। कॉलोनियलिज़म में ये होता था, कॉलोनाइज्ड ये करते थे, कॉलोनाइज़र ने ये जुल्म किए, कॉलोनाइज ने इस तरह से बर्दाश्त किए। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। कॉलोनियलिज़म बेसिकली क्या है? कॉलोनियलिज़म एक ऐसा फिनोमेना है कि जो आप कह लें कि तारीख़ में बहुत पुराना है। जब जब किसी एक कौम के पास ताकत आई, पावर आई, कोई एक कौम ताकतवर हुई, असलहा ज़्यादा था, अददी क़ुव्वत ज़्यादा थी, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैंने बताया ये अगर इनकी ज़्यादा थी, वेपनरी में बहुत आगे थे, फोर्स ऑफ एनी काइंड जब किसी भी कौम के पास आई तो उसके पास दो तरीके थे। या तो वो उसी तरह से अपनी ताकत को लेके वो कौम सस्टेन करे, या दूसरा उसके पास एक ऑप्शन था कि वो अपनी ताकत को, अपनी सल्तनत को, अपनी एम्पायर को एक्सपैंड करे। ये कहा जाता है अक्सर आइदर टू एक्सपैंड और टू एक्सपायर, कि अगर आप ताकत लेने के बाद एक्सपैंड नहीं करेंगे तो फिर आप एक्सपायर हो जाएंगे। अगर आप एक्सपैंड नहीं करेंगे, कल कला कोई और कौम, कोई और पावर, कोई और नेशन ताकत हासिल करेगी, तो वो अगर आप उसकी तरफ एडवांस नहीं करेंगे तो वो आपकी तरफ एडवांस करेगी। सो ये एक ऐसा फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है कि जो अज़ल से है और अब तक रहेगा, कि जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है या अपनी ताकत को बढ़ाता है। बढ़ाने के चक्कर में वो बहुत सारे वीक इंडिविजुअल्स और कौमों पर कब्ज़ा करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है। सो बहरहाल एक तो ये बात याद रखिए कि कॉलोनियलिज़म की हिस्ट्री इतनी ही पुरानी जितनी इंसान की अपनी तारीख़। अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें, रीसेंट पास्ट या रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, तो बेसिकली मैं अगर इसको एक शॉर्टर फॉर्म में आपके सामने समझाऊँ आपको, तो ये बेसिकली आप ये समझ लें कि कोई भी पावरफुल जो नेशन होती है वो ताकत गेन करने के बाद इट कम्स आउट ऑफ इट्स बॉर्डर्स, गोज़ बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स एंड लिमिट्स एंड एक्सप्लोर करती है ताकत, कंकर करती है, फतह करती है। जो उसके रास्ते में आता है उसको फतह करती है, जो कमज़ोर होता है उसको फतह करती है। ताकतवर के साथ मुकाबला होता है, जहाँ शिकस्त होती है वहाँ से रिट्रीट करती है, कॉन्कर करती है यानी फतह करती है, एक्सपैंड करती है, अपनी सल्तनत को बढ़ाती चली जाती है, फैलाती चली जाती है, सेटल होती है। जो कौम दूसरी कौम पर कब्ज़ा करती है वो वहाँ सेटल होती है, अपने लोगों को बिठाती है,
वहाँ उसके नेटिव्स आके बसते हैं। कुछ लोगों को जो पहले से मौजूद है तो उसको ये उनके हकूक़ को गस्ब करती है, यूज़र्व करती है उनके राइट्स को और एक्सप्लॉइट करती है। तो आप ये समझ लें कि एक जो स्ट्रॉन्गर कौम होगी, स्ट्रॉन्गर नेशन, इट यूज़र्व्स, इट कॉन्कर्स एंड इट कैप्चर्स द लैंड ऑफ सम वीक नेशन। तो वो जो वीक नेशन है उसके ऊपर कब्ज़ा करके तो वहाँ पर अपना हुकूमत बनाती है, सेटल होती है, अपनी हुकूमत कायम करती है, और इसके अलावा अपनी वहाँ के रहने वाले जो नेटिव्स होते हैं उनके जो हकूक़ होते हैं उनको यूज़र्व करती है और उनको एक्सप्लॉइट करती है। जिन लोगों पर कब्ज़ा होता है उनको ग़ुलाम बनाया जाता है, वो ग़ुलाम बनाए जाते हैं, उनसे काम लिया जाता है और उस मुल्क के जो वसाइल होते हैं वो लूट के तो सुपर पावर जो है वो अपने मुल्क तक लेके जाती है। अब जैसे मैंने बताया कि ये एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है। अगर हम पिछले 500-600 साल की बात करें तो रेनेसेंस एज में जब हम ये देखते हैं कि यूरोप का राइज़ होता है, यूरोप के अंदर एक मूवमेंट चलती है, बेसिकली एक इनलाइटनमेंट की मूवमेंट है, ये इल्म की मूवमेंट है। उस इल्म की मूवमेंट में होता ये है कि एक वक्त आता है कि जब यूरोप के अंदर रहने वाली बहुत सारी नेशंस, उसमें बड़ी बड़ी मैं नेशंस के नाम आपके सामने लेता हूँ, जैसे ब्रिटिश हैं, इटालियन हैं, इसके अलावा फ्रेंच हैं, पुर्तगीज़ हैं, बेल्जियंस हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच जैसे मैंने बताया, स्पेन है। तो ये बड़ी बड़ी कौमें जब एज ऑफ रेनेसेंस में इल्म लेती हैं, इल्म हासिल करती हैं, टेक्नोलॉजी इनकी एडवांस होती है, वेपनरी नहीं बनती है, शिप्स बनते हैं, इनकी नेवी डेवलप होती है, आर्मी डेवलप होती है, तो दे कम आउट ऑफ देयर बॉर्डर्स। तो हमें 1500 ईयर 1500 टू ऑनवर्ड 1600, 1700, 1800, 1900 टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमें ये एक पूरा कॉलोनियल पीरियड नज़र आता है। तो ये एक यूरोपियन कॉलोनाइजेशन या यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का दौर है। यानी एज ऑफ रेनेसेंस के बाद आप इस तरह से समझें कि 1600 के बाद 1700, 1800 ये वो हैं पीरियड कि जिसमें पूरे यूरोप की जो बड़ी बड़ी पावर्स थी वो अपने मुल्कों से निकली, और यानी वो जो उनकी बड़ी एक्सपीडिशंस थी वो 2 इलाकों में गई, और भी थे। यानी सबसे ज़्यादा जो कब्ज़े हुए वो हुए अफ्रीका में, इसके अलावा एशिया में, पाकिस्तान, द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया जो कि उस वक्त इकट्ठा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी के रूप में आई यहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता अपना इन्फिल्ट्रेट किया यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया। ये भी याद रखें कि इसी सब कॉन्टिनेंट में जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर फ्रेंच भी आए थे, पुर्तगीज़ भी आए थे और डच भी आए थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गल सकी तो ब्रिटिश ने यहाँ कब्ज़ा किया। एक वक्त था जब कहा यह जाता है कि जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर है, इसका सूरज गुरूब नहीं होता था, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। एक वक्त था जब उसके बारे में कहा जाता था। तो ये कॉलोनियलिज्म का पीरियड है, ये कॉलोनियलिज्म का एक फ़िनोमेना है। इसी तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ निकले, पुर्तगाल गया, स्पेन, इसके अलावा फ्रेंच, और जो ब्रिटिश हैं ये अफ्रीका की तरफ गए। तो ये एक फ़िनोमेना हमें समझ आता है हिस्टोरिकली कि कॉलोनियलिज्म वो पीरियड, वो एक आप कह लें एक फ़िनोमेना है कि जिसमें कुछ सुपर पावर्स वीक नेशंस पर कब्ज़ा करके तो अपनी हुकूमत बनाती हैं। अगर आपको ये कॉलोनियलिज्म की बात समझ में आ गई है तो मैं अगली टर्म पे चलता हूँ जिसका नाम है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। जैसा कि नाम से जाहिर है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के बाद। अब ज़रा ये समझिएगा कि जिन नेशंस पे, जिन कौमों पे, जिन मुल्कों पे कॉलोनाइज़र ने, मैं पहले तो ये बता दूं कि 2 टर्म्स में बोलूँगा, कॉलोनाइज़र द वन हु कैप्चर्स, द वन हु इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, द वन हु इज़ द ऑप्रेसर, द वन हु इज़ पावरफुल। दूसरी टर्म है कॉलोनाइज्ड, जिसके ऊपर कब्ज़ा होता है, जो वीक होता है, जो एक्सप्लॉइट होता है। तो अब बहुत सारी वो जो नेशन जिनके ऊपर कब्ज़े हुए, जिनकी लैंड पे कैप्चर्स हुई, वहाँ पर 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 150 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स तक, इससे भी ज़्यादा कॉलोनाइज़र का कब्ज़ा रहा। कॉलोनाइज़र ने किया क्या? कॉलोनाइज़र ने वहाँ जाके कब्ज़ा किया, अपनी हुकूमत बनाई, अपने लोगों को माइग्रेट करवाया, वहाँ पहुँचे, वहाँ के रिसोर्सेज को वहाँ से उठाया, अपने मुल्क की तरफ ट्रांसपोर्ट किया, उसको एक्सपोर्ट किया, रॉ मटेरियल उठाया, लूट मार की, और
अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाई, ये हमने इससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी पढ़ा। तो ये कॉलोनाइजेशन में हुआ, और सबसे बढ़ के ये कि ये उस मुल्क में अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। तो बहरहाल एक वक्त आया कि जब वो कब्ज़ा मुकम्मल हुआ और फिर वो कब्ज़ा सस्टेन रहा काफ़ी अरसा, से 100 ईयर्स, 200 ईयर्स और 300 ईयर्स। हुआ ये कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक बड़ी लार्ज स्केल, बड़ी मैसिव एक आप कह लें कि तबाही मचती है। तबाही में जितनी बड़ी सुपर पावर्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली गई, और उनके अंदर ये ताकत मौजूद नहीं थी कि वो अपने कब्ज़े बरकरार रख पाते इनकी कमज़ोर कौमों पे। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन मुल्कों को आज़ादी देना शुरू की। तो जहाँ कॉलोनाइजेशन थी, अब यहाँ से फिर एक रिवर्स रिएक्शन, एक आप कह लें एक्शन शुरू हुआ, विच इज़ कॉल्ड डीकॉलोनाइजेशन। तो डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है अराउंड 1950, 50s में आया, 60s में आया, 70s में। तो 50s में, 60s में, 70s में एक लिटरेचर लिखा गया। उस वक्त एक टर्म सामने आई जिसका नाम है पोस्ट कलोनियलिज्म। अब पोस्ट कलोनियलिज्म जो है, जो पीरियड है, उस दौर में फिर लिटरेचर भी लिखा गया, उन मुल्कों में लिखा गया जिनके ऊपर कब्ज़ा था, और उस लैंग्वेज में लिखा गया जो कि कॉलोनाइज़र की लैंग्वेज थी। और बाज़ औक़ात दोनों तरफ से लिखा गया। कॉलोनाइज़र ने अपना अकाउंट लिखा उस लैंड के बारे में, कब्ज़ा करके उन लोगों के बारे में, और कॉलोनाइज्ड ने अपनी तर्जुमानी की कि हमारे मुल्क में कॉलोनाइज़र ने कब्ज़ा करके हमारे साथ कौन से जुल्म किए। तो बहरहाल ये दो तरह का अकाउंट, दो तरह का पॉइंट ऑफ व्यू लिटरेचर में उस वक्त सामने आया, पोस्ट कलोनियल लिटरेचर की शक्ल में। सो 50s, 60s एंड 70s में ये सब चलता रहा। अब आप ये पूछेंगे कि ये फिर ये पोस्ट कलोनियलिज्म एक्चुअली है क्या? पोस्ट कलोनियलिज्म बेसिकली एक आप कह लें कि एक ख़ास तरह की स्टडी है, एक थियरी है, एक ख़ास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है कि जिसके तहत हम उन मुल्कों के कल्चर, उन मुल्कों की सोसाइटी, लैंग्वेज, लिटरेचर, एजुकेशनल सिस्टम और ओवरऑल पूरी की पूरी सोसाइटी, उसकी हम स्टडी करते हैं। सो पोस्ट कलोनियलिज्म वो थियरी है, वो टाइप ऑफ स्टडी है जिसमें हम कॉलोनाइज्ड जो लैंड्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके तमाम एस्पेक्ट्स को। प्लस हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन कॉलोनाइज्ड एंड कॉलोनाइज़र, हम उसको भी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कल्चरल लेगेसी ऑफ कॉलोनाइज्ड लैंड्स, यानी ये एक एस्पेक्ट है हमारी पोस्ट कलोनियल स्टडी का। ये मैंने दो टर्म्स आपके सामने लिखी। अब अगर मैं ये बात आपके सामने लेके आऊँ और अगर मैं ये पॉइंट हाईलाइट करूँ तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग कि इस पोस्ट कलोनियल स्टडी का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट, जो सबसे बड़ा पॉइंट रेज हुआ वो था इशू ऑफ आइडेंटिटी। इशू ऑफ आइडेंटिटी किस तरह से कि आप ये देखिए कि जब कोई भी मुल्क जो है वो किसी भी मुल्क ने दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा किया तो वहाँ पर अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना लिटरेचर, अपनी एजुकेशन, अपनी एवरीथिंग इंट्रोड्यूस करवाई, और फिर नेक्स्ट 20, 30, 50, 60, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स में आने वाली जनरेशन्स आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होती चलेंगी। बरे सगीर पाको हिंद और द सब कॉन्टिनेंट, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू स्पीक उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ के आने से अंग्रेज़ी का इंट्रोडक्शन हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दफ्तरी ज़ुबान अंग्रेज़ी होती चली गई और सब कॉन्टिनेंट के लोगों को अंग्रेज़ी सीखना पड़ी। जो नहीं सीखते थे उनके लिए तरक्की के दरवाजे बंद थे। सो यही कुछ हुआ सब हर जगह पे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की हाइब्रिडिटी और एक उससे भी एक फर्दर एक पॉइंट तक मैं अगर जाऊँ तो कल्चर डिटीरियोरेशन और आइडेंटिटी का क्राइसिस पैदा हुआ कि जितनी भी आने वाली जनरेशन्स थी वो अपनी रूट्स से कट गईं। जैसे मैंने बताया कलोनियल एजुकेशन वो टूल है कॉलोनाइज़र का जिसकी मदद से वो पूरी की पूरी सोसाइटी को आइडियोलॉजिकली कंकर करता है, उसको कैप्चर करता है। ये कॉलोनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं आखिर में आपको ये एक बता दूं थोड़ा सा कि जब हम बात करते हैं पोस्ट कलोनियलिज्म, तो पोस्ट कलोनियलिज्म एक फिनोमेना है, तो इसके साथ एक और वर्ड भी यूज़ होता है, वो होता है पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ या पोस्ट कलोनियल थियरी। पोस्ट कलोनियल थियरी हम इसको भी कहते हैं कि जिस तरह से हमने बाकी लिटरेरी थियरीज़ पढ़ेंगे कि लिटरेरी थियरी एक ऐसा आप कह लें कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है कि जिसके तहत हम लिटरेचर की स्टडी करते हैं। ये एक ऐसा लेंस होता है जिसके नीचे हम अपनी टेक्स्ट को रखते हैं और उसके तहत हम अपनी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। टेक्स्ट के मीनिंग्स देखने के लिए
हम किस अप्रोच के साथ टेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं, दिस इज़ व्हाट लिटरेरी थियरी इज़। सो पोस्ट कॉलोनियल थियरी जो है ये एक ऐसी थियरी, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है कि जिसके तहत हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो कि उन इलाकों में लिखा गया हम उसको स्टडी करेंगे। तो जब हम स्टडी करेंगे जिस अप्रोच के साथ करेंगे तो इट वुड बी कॉल्ड एज पोस्ट कॉलोनियल थियरी। जैसे मैंने लिखा, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन और सोसाइटी ऑन सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। बड़े बड़े नाम जो 60s 70s 80s में हमारे सामने आते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट्स हैं ख़ास तौर पे, यानी जिन्होंने ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिनकी थियरीज बेसिक आप कह रहे हैं दर्जा रखती हैं, उनमें बड़ा नाम एडवर्ड सईद का है जिसका ताल्लुक जो कि बेसिकली क्रिश्चियन अरब हैं, पैलेस्टाइन से ताल्लुक़ है। फ्रांस फैनन है, इसके बाद गायत्री स्पिवक हैं, होमी के भाभा, और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये वो बड़े थ्योरिस्ट्स हैं कि जिनकी थियरीज़, जिनकी आप कह लें कि मॉडल्स, जिनके टूल्स और जिनके जिनकी दी हुई मैथडोलॉजी को हम अप्लाई करके तो पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में मैंने इस लेक्चर में कोशिश ये की कि मैं आपको बताऊं ब्रीफली कि कॉलोनियलिज्म क्या है, कॉलोनाइजेशन क्या है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म किस चीज़ को कहते हैं, कौन सा फिनोमेना है, और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का इन चीज़ों से या पोस्ट कॉलोनियलिज्म से क्या ताल्लुक़ है। इंशाल्लाह कुछ और लेक्चर्स भी फर्दर एट अ सर्टन पॉइंट जब हम लिटरेरी थ्योरी को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उस वक्त पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही इसमें, इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन इस वीडियो में। इस वीडियो की हद तक आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट फर्स्ट नॉवल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।